अस्सलाम वालेकुम गाइस। जब भी आपकी बाइक के रिंग पिस्टन जो होते हैं वो वीक होते हैं और आप अपनी बाइक के अंदर आपका जो ऑयल है वो पूरा होता है तो आपकी बाइक देती है स्मोक, यानी कि वो धुआं देती है। लेकिन उसी वक्त अगर आप उसका इंजन ऑयल का लेवल आधा कर लेते हैं ना या आधे से कम कर लेते हैं तो वो स्मोक देना बंद कर देती है। लेकिन अगर आप बाइक को ऐसे चलाते जाएँ तो वो 100-110 किलोमीटर के बाद इंजन उसका सीज़ हो जाता है। ऐसा होता क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपके जो होते हैं ना रिंग पिस्टन जब वीक होते हैं तो रिंग पिस्टन जो होते हैं, पिस्टन और जो सिलेंडर होता है इसके दरमियान ये दोनों घिस जाते हैं, इसके दरमियान फासला बढ़ जाता है, जिससे जो ऑयल है ना वो आपके आगे जो पिस्टन है उसको क्रॉस करके आगे चैम्बर में आता है, जिससे आपकी बाइक जो है वो जब वहाँ बर्निंग हो रही है स्पार्क प्लग के थ्रू तो वो ऑयल भी जलता है, जिससे जो आपका धुआं है वो वहाँ पर निकलता है। अब अगर ऑयल का लेवल पूरा हो और आपकी बाइक जो है वो बिल्कुल ओके हो, इंजन का प्रॉब्लम ना हो, तो वो रिंग पिस्टन टाइट होते हैं, वो उस ऑयल को आगे आने देते नहीं। लेकिन जब वो वीक हो जाते हैं तो वो ऑयल आगे आता रहता है, जिससे वो धुआं देती है। लेकिन अगर आप वहाँ पर ऑयल का लेवल कम कर देते हैं ना बिल्कुल, तो उससे क्या होता है कि पिस्टन को ऑयल जो है वो मिल नहीं रहा। ठीक है, वो वहाँ मजीद घिसना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो धुआं नहीं देगा, क्योंकि जो ऑयल है वो जब है ही नहीं ज़्यादा तो वो आगे आएगा कैसे। लेकिन आपने ऐसे चलाना नहीं होता, उसके बाद अगर आप इंजन चलाते हैं ऐसे 100 से 10 किलोमीटर चलाने के बाद आपका इंजन जो है वो पूरा सीज हो जाता है। लेकिन अब होता क्या है कि जब भी यहाँ पर लोगों की बाइक धुआं देती है ना, तो जब वो लेके आते हैं कि यार चलो हम इस बाइक को बेच देते हैं डीलर्स के पास, तो वो क्या करते हैं, वो बजाय इसके कि उसका काम शाम कराएं वो उसका ऑयल का लेवल आधा कर देते हैं। उनको पता है कि इस बाइक ये खरीदेगी, यहाँ पर हमें चलानी तो है नहीं, हम क्या करेंगे इसको आधा ऑयल का लेवल आधा कर देते हैं, जिससे बाइक वक्ती तौर पर धुआं देना बंद कर देगी और हम इसको जब सेल कर देंगे तो अगले की मर्जी वो जाके फिर काम कराएं। तो जब भी आपने बाइक लेना है सबसे पहले देखिए इंजन में, आज मैं आपको सारा बताऊंगा कि इंजन को आपसे कैसे चेक करना है आपने। तो सबसे पहले आपने चेक करना था कि आपकी बाइक धुआं ना दे, नॉट स्मोक बट विद कंडीशन, कि एक कंडीशन से कि आपने चेक करना है कि आपने धुआं ना दे बाइक, लेकिन उसका लेवल पूरा हो उसके बाद धुआं नहीं ना दे रही बाइक। तो इसका मतलब है कि उसके हेड के बाल वगैरह और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो उसके वहाँ पर ठीक है। इसकी खासतौर पर जो रिग पिस्टन है, जिससे आपकी जो आप वो बाइक है उसको आप खरीद सकते हैं, वो वहाँ पर धुआं नहीं दे रही है, बाकी चीज़ें यहाँ पर चेक करनी होती है। लेकिन अगर वहाँ पर ऑयल का लेवल कम है और आपकी बाइक जो है जो बाइक आप खरीदने के लिए जा रहे हैं, आप चेक करने के लिए जा रहे हैं, आपने वो चेक की बाइक वो धुआं नहीं दे रही, अब आपने ऑयल का लेवल चेक किया, ऑयल का लेवल उससे आधे से भी कम है, तो वो क्या बोलेगा आपको डीलर, वो कहेगा यार कोई नहीं आप इसका ऑयल चेंज कराना, सस्ता आता है 600 रुपये का। आप कहोगे नहीं, ऑयल पूरा कराओ उसके बाद मैंने चेक करना है कि बाइक धुआं देती है कि नहीं देती। क्योंकि आपने एट द एंड जब आप जाएंगे आप बिल फर्ज अगर आप उसको ऑयल नहीं डलवाते हैं तो आपके जो बाइक है वो 110-120 किलोमीटर बाद इंजन सीज हो जाएगा। अगर आप ऑयल डलवाते हैं तो आपकी बाइक बहुत धुआं देगी। पहले तो उसने निकाला हुआ था ना जिसकी वजह से ऑयल था ही नहीं, जिसकी वजह से वो चूंकि रिंग पिस्टन वीक थे तो आगे ऑयल आना चाहिए था, लेकिन जब ऑयल था ही नहीं उसने आधा कर लिया तो आगे आएगा कैसे। लेकिन इंजन हीटअप होगा और आपका इंजन 110 किलोमीटर के बाद जो है वो वहाँ पर सीज मार जाएगा। तो सबसे बेहतर और सबसे पहली चीज़ आपको चेक करनी होती है, बाइक धुआं ना दे, बट एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि आपने जस्ट कुप्पी खोल के वहाँ से आपने यानी कि ऑयल गेज है वो खोल के आप चेक कर लेना है कि आपका जो है वो ऑयल का लेवल पूरा हो, उसके बाद धुआं ना दे तो पिस्टन आपका ओके है। ठीक है, सबसे पहले आपने इंजन जब भी बाइक खरीदनी है ना उसका इंजन जो कि अंदरूनी चीज़ होती है ना वो चेक करने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया, स्मोक ना दे रही हो लेकिन ऑयल बीच में पूरा हो फिर ना दे रही हो। ठीक है, नंबर 2, अच्छा बहुत सारे लोग कहेंगे हमें ओवरऑल बाइक का बताएं। देखिए बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, जंग वगैरह ना लगा हो, आप बाकी चला कर देख लें, व्हील लाइनर सही हो, टायर की कंडीशन बाहर से पता लग जाती है देखे देखे, तो वो तो आपको पता लग गया, इतना मसला नहीं होता, लेकिन इंजन का सबसे बड़ा मसला होता है। नंबर 2, ये थोड़ा आसान होता है कि आपकी बाइक में नोकिंग की नॉइस ना है। अगर आपकी ठक ठक की आवाज़ आ रही है तो वो कनेक्टिंग रॉड की होती है, तो उस वो इंजन आप बिल्कुल ना लें, उसका आपको पता है कि थोड़ी देर तक आपका पूरा इंजन खुलेगा उसमें। ठीक है, तो अगर आप कोई बहुत पुरानी बाइक ले रहे हैं तो उसमें ठीक है आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एक एक्चुअल प्राइस बाइक पे कर रहे हैं जिसमें बाइक अच्छी मिलनी चाहिए सेकंड हैंड, तो उसमें नॉकिंग की आवाज़ बिल्कुल ना हो। कोई कहता है ना कि नहीं ये थोड़ा सा काम होगा चेंज, नहीं, उसमें ये नॉकिंग की आवाज़ एक ये ना हो, और दूसरा टिक टिक की जो आवाज़ है ना वो टिक टिक की, वो अगर हल्की फुल्की है ना टिक टिक की तो वो टैपर्स की आवाज़ होगी। आपने पूछना कि यार मैं अच्छा खासे पैसे दे रहा हूँ तो ये टिक टिक की आवाज़ की बाइक क्यों आ रही है, तो वो बोलेगा आपको कि ये टैपर की बात है। तो आप कहेंगे कि मैं आपका पैसे देता हूँ 150 बार वो ले लेगा ज़्यादा से ज़्यादा जो मैकेनिक है, तो आप टैपर टाइट करा लें। उसके बाद टैपर की टिक टिक के बाद कोई इशू नहीं होता, लेकिन टैपर टाइट करने के बाद ही बात आ रही है फिर आपके हेड सिलेंडर में कोई मसला है। फिर उसमें भी ये होता है कि ज़्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन अगर आप एक एक्चुअल प्राइस अच्छी खासी पे कर रहे हैं, 80,000 या थोड़ा 70 के लिए पे कर रहे हैं, तो उसमें वो जो पैसे दिए उसमें चीज़ मिलनी चाहिए। ठीक है, नंबर 2, नोकिंग की नॉइस आपने चेक करनी होती है। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं नंबर 3 की, जो कि अचीव मैक्सिमम स्पीड है। इसको भी आपने आप गौर से सुनना है। देखिए फ्रेंड्स, 2 कंडीशंस होती हैं, गौर से सुनिए। जब आप बाइक लेंगे ना तो आपने चला के चेक करनी है, जैसे कि आपने स्मोक चेक कर ली वैसे ही कर ली स्टार्ट बाइक पर, आपने नोकिंग चेक कर ली और आपने चला के भी चेक करनी है। अब आप पहले गौर से मेरी एक बात सुनिए, 2 कंडीशन होती है बाइक की मैक्सिमम स्पीड तक या ना पहुंच पाना या वाइब्रेशन करना, ये दोनों 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अगर आपकी बाइक 60 से ऊपर नहीं जा पा रही ना, 60 से ऊपर वो बैक की तरफ आने लगती है, बिल्कुल जा नहीं है बाइक में, तो बहुत सारे लोग समझते हैं ये ज़्यादा मसला है। और एक और मसला होता है, वो क्या होता है कि आपकी बाइक 70-80 तक पहुंच जाती है लेकिन वो इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है, बहुत ही ज़्यादा। तो लोग समझते हैं वो जो वाइब्रेशन वाला इशू है ना वो इतना मसला नहीं होता इंजन में, जबकि जो 60 तक पहुँच 60 से ऊपर जा ही ना पा रही ये ज़्यादा बड़ा मसला है।
जबकि वो वाला ज़्यादा बड़ा मसला है, ये 60 तक जो नहीं ना पहुँच पा रही है, 60 से ऊपर जा नहीं पा रही हो, उसमें क्या होता है कि आपका क्लच प्लेट्स वगैरह का इशू होता है, तो वो फिर भी एक साइड खोल के ना क्लच प्लेट्स चेंज होती है, पूरा इंजन ही खोलना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी बाइक 70-80 तक तो पहुंच रही है, क्लच प्लेट्स वगैरह उसकी ओके है, लेकिन वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कर रही है आम बाइक से, तो वहाँ पर जो बाइक के वेट के बैरिंग्स होते हैं ना, वो वहाँ पर उसके लूज़ हो चुके होते हैं, ख़राब हो चुके होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो मजीद ख़राब ही होने होते हैं। उसको फिर खोलने के लिए, चेंज करने के लिए आपको पूरा इंजन खोलना पड़ता है। बस आपने एक चीज़ चेक कर लेनी है कि आपकी बाइक जो है वो 70 तक की स्पीड पर, जैसे होंडा 70, 70 तक 75 तक पहुंच रही हो, और ज़्यादा वाइब्रेशन ना कर रही हो, ठीक है। अगर वो बोलते हैं कि यार ये वाइब्रेशन कर रही है, और उसमें आपको नट बोल्ट वो बोलते हैं ना लोग, ऐसा बोलते, डीलर ऐसा बोलते हैं कि यार बस नट बोल्ट टाइट होने वाला है, उनको कहो कि आप आपने बाइक सेल करनी तो आप करा के दो, आप करा के रखो ना। तो आप ये देख लो कि अगर वो कार्य वाइब्रेशन, ठीक है, तो आप मना खरीदो बाइक। और अगर वो 60 से ऊपर पहुंच नहीं पा रही, तो उसमें आप खुद देख लो कि आप अगर 1500-2000 तक का आपने काम करवाना है, यानी कि आपकी बाइक कितने पैसों की आप ले रहे हैं, 50,000 वाली ले रहे हैं, 60,000 वाली ले रहे हैं, 1 लाख वाली ले रहे हैं। अगर 1 लाख वाली आप बाइक ले रहे हैं होंडा सिटी 70 सेकंड हैंड, तो उसमें ये इशू आ रहा है, तो फिर आप डेफिनेटली ये भी आपके लिए, आप इसको क्यों बर्दाश्त करें, आप अच्छे खासे पैसे पे कर रहे हैं तो वो बाइक पहुंचनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक 50,000 वाली बाइक ले रहे हैं, तो आप उसमें सोच सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पर क्लच फिट से काम करवाना चाहते हैं कि नहीं। पूरा इंजन तो खुलेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये का खर्चा आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब एक और बहुत मेन पॉइंट, तो आई होप यहाँ तक लोग पहुँच गए हों, तो ये बड़ा मेन पॉइंट है, जो कि लोग इसमें बहुत सारे लोग कुछ डीलर की गलती भी नहीं होती, कुछ आपकी गलती भी जो है नहीं हो सकती। वो होता क्या है कि गियर प्रॉब्लम। अब गियर जब फंसते हैं ना, तो लोग समझते हैं कि यार हमारी बाइक के इंजन का काम होने वाला है। हो भी सकता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने बाइक चलानी है, उसके गियर अगर अच्छा, फंसने वाली बात हम बाद में करते हैं, वो मेन बात है। पहले हम बात करते हैं कि अगर आपकी बाइक किसी गियर में झटका मार रही है ना, तो उसमें भी आप एक्सपेक्ट कर लें कि आपका पूरा इंजन ही खुलना है, क्योंकि इंजन खोलने बगैर, पूरा इंजन एंड तक खुलना है, खोलने बगैर जो है उसके गियर की जो है वो गाड़ियाँ चेंज नहीं होती। अगर झटका मारे हैं तो आपके वो उसका किसी गियर में, किसी एक गियर में झटका मारे, तो उसका मतलब ये है कि आपके गियर जो है वो उसकी किसी कोई गाड़ी खराब है, वो चेंज होने के लिए आपका पूरा इंजन खुलना पड़ेगा, ठीक है। वो भी बाइक अपना लें। लेकिन अगर आपकी बाइक के झटके वगैरह नहीं मारी, आपकी बाइक जस्ट जो है वो गियर फंस के निकल रहे हैं, तो इसमें दो कंडीशन हैं, याद रखिए, दो कंडीशन हैं। सबसे पहले, जब आप बाइक, एक एक्चुअल ठीक बाइक आपने चलाई होनी है सबने, जब आप एक ठीक बाइक चला रहे होते हैं ना, आप ऐसे रेस तक बाइक चला रहे हैं, 40-50 स्पीड जा रही है, जैसे आप क्लच पूरा पकड़ते हैं ना, रेस छोड़ते हैं, ठीक है, तो आपकी बाइक बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। आपको लगता है कि हाँ यार, मेरा बाइक का क्लच पूरा पकड़ा हुआ है। जैसे आप उसको ऐसे आधा छोड़ते हैं ना, आप रेस पे छोड़ी हुई है, तो उसके बाद आप गियर निकालते हो, फंस के निकलते हैं, पूरा निकालने पर आराम से निकल जाते हैं, यानी कि पूरा निकालने में बाइक रिलैक्स हो जाती, पूरा यानी कि क्लच दबाने पर आपकी बाइक रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। तो आपके आपके अगर आप बाइक चला रहे हैं ना, आपने सेकंड कोई बाइक लेनी है, आप चेक करने जा गए हैं, तो आप बाइक चला रहे हैं, उसके गियर अगर आपने क्लच पूरा पकड़ा है और बाइक पूरी रिलैक्स हो गई है, आपको लगता है कि हाँ यार बिल्कुल आरपीएम लो हो गया है, लेकिन क्लच पकड़ने में बिल्कुल बाइक रिलैक्स हो गया, उसके बाद अगर गियर फंस रहे हैं ना, तो फिर वहाँ पर आपके गियर ड्रम्स की फिंगर्स का मसला हो सकता है, हो डेफिनेटली उसी का मसला होगा। तो वो भी इंजन, आप ये माइंड में रखें कि आपको पूरा खुलवा कर, जो गियर गुच्छा है वो निकलवा कर उसके आपके फिंगर्स चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप जब उसका क्लच पूरा पकड़ते हैं, आपको लगता है कि बाइक रिलैक्स नहीं हो पा रही, यानी क्लच का पूरा पकड़ा नहीं गया, मैंने तो पूरा पकड़ा है लेकिन अंदर इंजन रिलैक्स नहीं हुआ, तो उसके बाद गियर नहीं निकल रहे, तो फिर इतना कोई इशू नहीं होता। वो आपकी बाइक का ये क्लच का ही मसला होता है। आप बाहर से क्लच बर्न को ग्रीस कर लगा कर, क्लच बर्न चेंज करके या सेटिंग कर कि बस एडजस्ट करके आप जो है उस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। गियर जब भी फंस के निकलते हैं ना, तो आपने सबसे पहले ये चेक करना होता है कि जैसे कि आपने एक ठीक बाइक चलाई होनी है ना, उसको क्या होता है, जैसे हम बाइक चला रहे हैं, रेस छोड़ी, क्लच पकड़, बाइक पूरी रिलैक्स हुई थी, लो आरपीएम बैठ गया, इसका मतलब उसका क्लच जो है पूरा सही से काम कर रहा है। अगर आप कोई भी बाइक चला रहे हैं, उसमें आपने ऐसा पकड़ा है क्लच, उसका रेस छोड़ने पर चलती बाइक पर, तो आपको लगता है कि यार बाइक बिल्कुल रिलैक्स हो गया, उसके बाद गियर नहीं निकल रहे, तो फिर गियर ड्रम की जो फिंगर्स है उनका मसला है, पूरा इंजन खोलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पूरा क्लच पकड़ लिया, बाइक फिर भी रिलैक्स नहीं होती, उसका मतलब है क्लच का इशू है। वो क्लच का इतना बड़ी बात नहीं होती, तो आप उसको जो है वो एडजस्ट वगैरह यहाँ से लेकर मैकेनिक से करा सकते हैं। तो बस यही चीज़ें होती है मेन। बाकी आपने ये देखना था कि इंजन ऑयल ना लीक हो रहा, वो भी आप देख सकते हैं। और बॉडी वाइज को इतना चेकिंग करना मुश्किल नहीं होता। बॉडी वाइज क्या चेक करना होता है, बस इंजन वाइज होता है कि इंजन बंद होता है, अंदर कैसे चेक करना है, यही 4 पॉइंट्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखती हैं, बस ये चेक करके आप बाइक बिस्मिल्लाह करके ले लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं तो ये चीज़ आपको गारंटी देता हूँ। अब देखिए, बाहर की जो चेकिंग करनी आपको करनी है ना बॉडी वाइज, तो वो क्या होता है, सीट आपको चेक करनी है फटी हुई ना हो, टैंकी का आप वो देख रहे हैं कि जस्ट वो जो अंदर से खोल के देख रहे हो, जांग वगैरह ना लगाओ ढक्कन खोल के, और बाकी आप देख लें कि पेंट वेंट ना उतरा हो, रिम्स आप चेक कर लें, मडगार्ड चेक कर लें, टायर्स चेक कर लें, टायर कट कितने हैं, और बाकी इंजन में आप चेक कर सकते हैं कि जो शॉक्स हैं वो ऐसे ऊपर चेक करने पर बहुत बड़ा ईजी होता है, आप चेक कर सकते हैं। तो इंजन की ये मैंने आपको कंडीशन बताती है। सबसे बड़ा जो आजकल मार्केट में फ्रॉड है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये वाला जो पहला फ्रॉड है, ये वाला है, ये बहुत आपने देखा ना यार, कभी भी आप पुरानी बाइक ले लो ना, तो उसका थोड़े दिनों बाद धुआं शुरू होता है, या जब आप उसकी ट्यूनिंग कराओ कहते हो, तब कहते हैं धुआं देते हो। अब वो मैकेनिक का कसूर नहीं होता, वो कहता है मैंने तो ऑयल का लेवल पहले कम था, मैंने पूरा डाला है, तो अब वो धुआं दे रही है, तो आपको होगा उसको पकड़ के मारोगे। ये क्या बात होगी भाई, मैंने तो जब बाइक जब नहीं लेके आया था, धुआं नहीं दे रही, तुमसे ट्यूनिंग कराई है, तुमसे ऑयल चेंज कराया, तो ये तुमने 2 नंबर डाला है। तो वो उस मैकेनिक का भी समझ नहीं आ रही थी। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि उसका कसूर नहीं होता, ये आपका कसूर होता है कि आपको वो डीलर ने, ये बैठे हुए हैं ना, बैठे माशाल्लाह क्या ही बोलूँ,
मुनाफा खोर कहीं के। अल्लाह हिदायत दे इनको। एक गरीब आदमी इतनी मुश्किल से बाइक लेता है और ये ऐसी हरकतें करते हैं भाई। पहले आप, चलो ठीक है, अच्छा बस आपने समझ लिया ना सारे पॉइंट। मेरा नाम है तैयब अजीज़। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। आमीन।